पृथ्वी पर सबसे ऊंची, सबसे सूखी, सबसे गीली, सबसे बर्फीली, ठंडी और सबसे हवादार जगह में आपका स्वागत है। अमेरिका से आकार में 1.5 गुना बड़े इस बर्फीले रेगिस्तान में कभी बारिश नहीं पड़ती, लेकिन हमारे काम के बहुत संसाधन यहाँ हैं। अंटार्कटिक में सबसे बड़ा संसाधन तो मैं कहूंगी उसका ताज़ा साफ पानी है। डेनिएला लिगेट अंटार्कटिक गवर्नेंस अंडर जियोपॉलिटिक्स में पढ़ाती और शोध करती हैं। अंटार्कटिक की बर्फ की चादरों में मेरे ख्याल से दुनिया का 75% साफ पानी जमा है। ये बर्फ की चादरें इतने लंबे समय से जमी हुई हैं कि वैज्ञानिकों को 1 लाख साल पुरानी बर्फ भी मिली है, और उस बर्फ के नीचे एक पूरे का पूरा महाद्वीप, पहाड़, जंगलों के अवशेष, सैकड़ों झीलें और उनके अलावा तांबा, लोहा, यूरेनियम, सोना और हीरे भी। अंटार्कटिक सागर की लहरें दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर हैं और एक कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करती हैं। पूरी धरती को पानी और पोषक तत्व पहुंचाती हैं। और उस महासागर में विशाल मात्रा में क्रिल मौजूद हैं, वो नन्हे झींगे जो व्हेलों का मुख्य भोजन होते हैं और हर साल वातावरण से 50 लाख कारों के बराबर CO2 हटाते हैं। बर्फ के नीचे करीब 500 अरब बैरल तेल भी पड़ा है। ये मध्य पूर्व के बाद दुनिया में तेल का दूसरा बड़ा भंडार है, जिसमें 300 से 500 अरब टन प्राकृतिक गैस भी शामिल है। इस तरह ये क्षेत्र तेल, गैस, मछलियों, क्रिल, खनिज और साफ पानी से भरा पड़ा है, संसाधनों से लबालब। लेकिन उन संसाधनों तक पहुंचना मना है या उन पर रोक है। अंटार्कटिक उन चुनिंदा क्षेत्रों में से है जिन्हें टेरा न्यूक्लियस कहा जाता है, यानी वो क्षेत्र जो किसी का नहीं है। 50 से ज्यादा देश अपनी तरह के एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत उस पर शासन करते हैं। पहले ऐसा नहीं था। 7वीं सदी में माओरी समुदाय के लोगों ने सबसे पहली बार अंटार्कटिक देखा था। जेम्स कुक 1700 के दशक में अंटार्कटिक सर्कल पार करने वाले पहले यूरोपियन थे। 1900 आते आते 7 देशों ने उसके अलग अलग हिस्सों पर दावा ठोक दिया। 1956 में भारत की शिकायत पर संयुक्त राष्ट्र में अंटार्कटिक का सवाल आया। डर था कि महाद्वीप का सैन्यकरण हो सकता है, या वहां एटमी हथियार रखे जा सकते हैं, या उनका परीक्षण किया जा सकता है। इस तरह की आशंका भारत को थी। जयराम सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और तमाम किस्म के वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों पर काम करती हैं। अंटार्कटिक को लेकर भारत का मानना था कि वो तो मनुष्यता की एक साझा विरासत है। 1 साल के अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोग ने भारत की शिकायत पर काम किया। सबने मिलकर महाद्वीप में शांति और विज्ञान को समर्पित अंटार्कटिक संधि का रास्ता बनाया। संधि ने 7 भूदावों को खारिज कर दिया, सैन्य गतिविधि मना हो गई और शोध में साझेदारी लागू हुई। इस संधि की सफलता बेमिसाल है। जियोपॉलिटिक्स को परे कर देश एक साथ मिलकर विज्ञान के लिए काम करते हैं, लेकिन हाल में ये सहयोग थोड़ा गड़बड़ाया है। अंटार्कटिक संधि ऐतिहासिक भूदावों को नहीं मानती। इसके बावजूद चिली, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम ने 2000 के दशक में संयुक्त राष्ट्र में ऐसे दावों के साथ दस्तावेज जमा कर दिए थे। 2015 में नॉर्वे ने एक कदम आगे बढ़कर कहा कि अंटार्कटिक की नीति नॉर्वे के क्षेत्रीय दावों पर आधारित है। भू राजनीतिक तनाव सालाना वार्ताओं पर असर डाल रहे हैं। अब एक ज्यादा बड़ा ब्लॉक बन गया है, खासकर यूक्रेन में रूसी हमले के बाद से। ये सब देखते हुए 2048 को लेकर काफी बातें होने लगी हैं। उस साल संधि से जुड़ा कोई भी देश उस पर पुनर्विचार का प्रस्ताव दे सकता है। अंटार्कटिक में खनन पर लगा प्रतिबंध हटा दिए जाने की आशंका है, लेकिन किसी भी बदलाव के लिए 3/4 देशों का सहमत होना जरूरी है और नए खनन कानून भी चाहिए। ऐसा होना मुश्किल है, लेकिन चिंता की बात यह है कि कुछ देश संधि की हदों को टटोलने में लगे हैं। एक तरीका फिशिंग का है। संधि से उलट समुद्र में संरक्षित इलाके कुछ दशकों में नहीं रहेंगे। इलाके में मछली पालन करने वाले देशों की ओर से काफी विरोध हो रहा है और उसका असर क्रिल की संख्या पर भी पड़ रहा है। रूस और चीन ने नए इलाकों को स्थापित करने पर वीटो किया है। इस बारे में अंटार्कटिक में रूसी और चीनी संस्थाओं से हमने इंटरव्यू मांगा, लेकिन जवाब नहीं मिला। पिछले 10 साल से अंटार्कटिक के आसपास काफी गैरकानूनी फिशिंग हो रही है। प्रतिबंधों के बावजूद दूसरी प्रजातियों के साथ क्रिल भी ज्यादा मात्रा में पकड़ी जा रही है। मुख्य प्रजाति होने से वो खासी महत्वपूर्ण है। क्रिल की संख्या में कमी समूचे अंटार्कटिक इकोसिस्टम पर खतरा है। ये हमारे लिए भी बुरा है क्योंकि क्रिल हर साल लाखों टन CO2 वायुमंडल से निकालती है। क्रिल का इस्तेमाल सप्लीमेंट और फिश फार्म्स के चारे के रूप में होता है। नॉर्वे की कंपनी आकर बायोमरीन के पास
फिशिंग का ज्यादातर काम है। सी शेफर्ड संगठन का आरोप है कि जालदार जहाज व्हेलों को चीरते हुए गुजर जाते हैं जब वो खाना खा रही होती हैं। महाद्वीप में आ रहे बदलावों को लेकर भी चिंता है। अंटार्कटिक संधि में सैन्य गतिविधि की मनाही होने के बावजूद कुछ स्टेशनों के पास सेना संबंधी तकनीक है। निगरानी स्टेशन है जिनसे आसपास के इलाकों को मॉनिटर किया जा सकता है, जैसे शिपिंग को, लेकिन इनसे दुनिया के दूसरे हिस्सों में सैन्य गतिविधियों पर भी नजर रखी जा सकती है। तेल की खोज भी चिंताजनक है, जबकि संधि में उस पर रोक है। 2020 में रूस ने अंटार्कटिक शेल्फ में तेल और गैस की संभावनाओं को परखने के लिए सर्वे किया था। मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी के एक शोध पत्र ने तेल वाली चट्टानों की जगह भी मैप की है और तनाव से भरी वार्ताओं को बढ़ते पर्यटन से भी निपटने की सख्त जरूरत है। 2023-24 के सीजन में 1,20,000 पर्यटक अंटार्कटिक पहुंचे थे। 1990 के दशक के मुकाबले ये 10 गुना बढ़ोतरी है। लोगों की ज्यादा आमद का मतलब है वैश्विक जलवायु को नियंत्रित करने वाले वन्य जीवन और जैव प्रणाली का ज्यादा नुकसान। ये तनाव चिंताजनक है क्योंकि अंटार्कटिक का विज्ञान पूरी दुनिया को प्रभावित करता है। वैज्ञानिकों ने वहां 20वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक की है, ओजोन परत में छेद। वो इतनी गौरतलब खोज थी कि तमाम देश उस छेद को बंद करने के लिए फौरन साथ आ गए। अंटार्कटिक का अध्ययन इस समय और भी ज्यादा जरूरी हो गया है क्योंकि बाकी दुनिया के मुकाबले वो दोगुनी तेजी से गर्म हो रहा है। 2000 के दशक में उसने ट्रिलियन टन बर्फ गंवा दी है। जनवरी 2025 में शिकागो शहर के आकार का एक हिमखंड टूट गया था। अगर समूचा महाद्वीप पिघलने लगे तो समुद्र का जल स्तर 58 मीटर बढ़ जाएगा। सिर्फ 10 मीटर की बढ़त से ही कई तटीय इलाके पानी में समा चुके हैं, लिहाजा नतीजे विनाशकारी होंगे। अंटार्कटिक का अध्ययन बाकी दुनिया को प्रभावित करने वाले कारणों को समझने में काम आएगा और उसे बेहतर सुरक्षा देने के तरीके भी हैं। दवा उद्योग वाइल्ड क्रिल से आपके लिए जरूरी ओमेगा 3 निकालकर बहुत सारा पैसा बनाता है और उस क्रिल की अधिकांश खेप अंटार्कटिक से आती है। सरकारों के स्तर पर महाद्वीप को बचाने के लिए सख्त कानून पहले से मौजूद हैं। देशों को उनके लिए और ज्यादा संसाधन खर्च करने होंगे। अंटार्कटिक पर ध्यान देना होगा। महाद्वीप के निरीक्षण और उससे जुड़ी वार्ताओं में ज्यादा से ज्यादा संसाधन झोंक कर तमाम देश आपसी सहयोग के साथ अंटार्कटिक को सुरक्षित रख सकते हैं।